नमस्कार। आज पूर्ण विराम में हम बात करेंगे अब्दुल्ला आजम की, जिनके सियासी करियर पर एक तय वक्त के लिए पूर्ण विराम लग गया है। दरअसल 15 साल एक पुराने मामले में अब्दुल्ला को 2 साल की सजा हुई और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 16 के तहत 48 घंटे के अंदर उनकी विधायकी खत्म हो गई। ऐसा लंबे समय के बाद हो रहा है कि जब आजम परिवार से कोई माननीय नहीं होगा। आप चाहते हो कि हमारा नामो निशान हिंदुस्तान के सफेद हस्ती से मिटा दिया जाए। ये इंतहा साजिश। मेरी जिंदगी कितनी तकलीफों से भरी है, ये दरो-दीवार, जौहर यूनिवर्सिटी और तुम्हारा शहर हर बात की गवाही है। रामपुर पश्चिमी यूपी का वो शहर जिसकी सियासी पहचान एक वक्त में आजम खान के नाम से हुआ करती थी, लेकिन दिन बदले, हालात बदले, सियासी पासा पलटा और न सिर्फ आजम खान बल्कि पूरा परिवार हाशिए पर आ गया। मैं जिंदा हूं तुम्हारे सामने, तो जब जिंदा हूं तो याद रखना जिंदा हूं, तो याद रखना जिंदा हूं। पहले भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी गई और अब अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी भी विधायकी चली गई। यानी अब आजम परिवार से कोई भी सदस्य न तो विधानसभा में दिखाई देगा और न ही लोकसभा राज्यसभा में। तो क्या मान लिया जाए आजम परिवार के सियासी करियर पर कुछ सालों के लिए पूर्ण विराम लग गया है? आमतौर पे जब लोग किसी एक क्षेत्र में अपना इतना मजबूत प्रभाव बना लेते हैं, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक या अन्य कारणों से हो, तो वो प्रभाव बना रहता है और जनरेशन्स तक चलता है। मुझे लगता है यहीं कहीं आजम खान और उनके परिवार के लोगों से गलती हुई कि उन्होंने समझा कि उनकी ये सत्ता का जो एक हनक है और जो एक उसकी अथॉरिटी है, उसकी पावर है, वो हमेशा चलेगी। कुल मिलाकर आजम परिवार मुश्किलों के चक्रव्यूह में उलझ गया है। जिस मामले में आजम और अब्दुल्ला को सजा हुई वो मामला 15 साल पुराना है। जनवरी 2008 में मुरादाबाद के छजलेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। सपा के 9 नेताओं के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा था। बलवा करने के आरोप में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। इस केस में आजम और अब्दुल्ला के अलावा कई विधायक और पूर्व विधायक भी थे, लेकिन आजम अब्दुल्ला को छोड़कर बाकी के सभी नेताओं को निर्दोष करार दिया गया। दल और जनता के बीच में जो लोगों का स्नेह है उनसे, और दल में जो सम्मान है, उनकी सियासत उससे है, जनता से है। कोई सरकार या कोई संस्थान कोई फैसला करके या उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उस राजनीति को उनको समाप्त किया वो नहीं कर सकते। अब्दुल्ला आजम पर अभी कई मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। आजम खान पहले ही सियासी तौर पर 9 साल के लिए अयोग्य हो चुके हैं। उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा भी चुनावी मैदान से बाहर नजर आती हैं। यानी पूरा का पूरा आजम परिवार सियासी वनवास का दौर झेल रहा। अब्दुल्ला आजम को सजा होना एक आपराधिक कृत्य था। इससे सियासत का कोई लेना देना नहीं है। सियासत विनम्रता के साथ जनता की गई सेवा के आधार पे कहा जाएगा, लेकिन यह तो एक आपराधिक कृत्य था। भारत की राजनीति में सिंपैथी का एक बहुत बड़ा रोल है
और ये इस तरह से विधायकी जाने से उनके पक्ष में एक पूरा उनका वोट बैंक लामबंद भी हो सकता है। इतिहास की किताबों में आजम खान के सियासी रसूख के कई किस्से हैं। वो 10 बार विधायक बने, सपा सरकार में बार बार मंत्री बने, कई ताकतवर विभाग उनके पास हुआ करते थे। उनकी पत्नी तजीन फातिमा राज्यसभा की सदस्य रही। बेटे अब्दुल्ला ने 2 बार विधानसभा का चुनाव जीता। लेकिन 4 दशक में ऐसा पहली बार है जब आजम परिवार का कोई सदस्य, सांसद या विधायक नहीं। ये साजिश है। ये अखिलेश यादव चूंकि बीजेपी से मिले हुए हैं और बीजेपी और अखिलेश यादव की ये जो साजिश है ये मुस्लिम समाज के खिलाफ है। ये एक परिवार के खिलाफ नहीं है, ये पूरे मुस्लिम समाज को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। उसी साजिश का परिणाम है कि आज आजम खान साहब का परिवार प्रताड़ित है, पीड़ित है। जब से समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई, आजम परिवार का बुरा वक्त शुरू हो गया। आजम और अब्दुल्ला ने न सिर्फ जेल में कई महीने गुजारे, बल्कि 2 बार विधायक बनने के बावजूद अब्दुल्ला एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों ही बार उनकी विधायकी रद्द हो गई। अब्दुल्ला पहली बार 2017 में रामपुर की स्वार सीट से विधायक बने, लेकिन फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 2019 में उनकी विधायकी रद्द हो गई। आरोप लगे थे कि चुनाव लड़ते वक्त अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी। तब अब्दुल्ला सिर्फ 2 साल का कार्यकाल ही पूरा कर पाए थे। इसके बाद पिछली बार यानी 2022 में वो दूसरी बार स्वार सीट से विधायक बने, लेकिन 15 साल पुराने एक मामले में उन्हें 2 साल की सजा हुई, जिससे विधायकी चली गई। ये तो पहले ही उनका सियासी ये जो दौर है वो ख़त्म हो चुका है। जिस तरीके से रामपुर के लोगों ने, रामपुर के जो लोकसभा उपचुनाव हुए, रामपुर का जो विधानसभा उपचुनाव हुआ, इन दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब रामपुर के वासियों को, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी पे, योगी सरकार और मोदी सरकार की नीतियों पे भरोसा है। पहली बार जब अब्दुल्ला की विधायकी रद्द हुई तो उनकी उम्र 2017 में 25 साल से कम थी, और अगर अदालत की इसी बात को आगे बढ़ाया जाए तो 2008 के मामले में वो नाबालिग थे। लेकिन यहाँ पेच दूसरा है। अब्दुल्ला आजम के पास 2 अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट हैं। एक सर्टिफिकेट में अब्दुल्ला की बर्थ डेट 1 जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे सर्टिफिकेट में बर्थ डेट 30 सितंबर 1990 है। 1993 वाली बर्थ डेट के आधार पर अब्दुल्ला अयोग्य ठहराए गए थे। अगर 1993 के बर्थ डेट के हिसाब से देखें तो 2008 में अब्दुल्ला करीब 16 साल के थे। लेकिन कोर्ट में अगर अब्दुल्ला के वकील 1993 वाले बर्थ डेट का हवाला देते तो फंस जाते, क्योंकि अब्दुल्ला का पक्ष लगातार 1990 के बर्थ डेट का हवाला दे रहा है। अब्दुल्ला के खिलाफ 46 मुकदमे दर्ज हैं। इन मुकदमों के कारण ही उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा और अब विधायकी भी चली गई। सवाल ये उठ रहा कि क्या आजम परिवार की सियासी पारी रामपुर में समाप्त हो चुकी है? विधायकी चली गई तो परिवार की सियासी सफर पे रोक लग जाएगी, क्योंकि उनके परिवार में अभी उनका एक बड़ा बेटा है, बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं उनकी। तो संभावना है ऐसी हो सकती है कि परिवार से किसी को चुनाव लड़ाएं, क्योंकि जिनको उन्होंने लोकसभा चुनाव और बाई इलेक्शन विधानसभा में लड़ाया था, दोनों चुनाव में हार मिली थी। तो इस बार मुझे लगता है कि जब भी चुनाव होंगे तो आजम के परिवार से ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। आजम और अब्दुल्ला पर जितने मुकदमे दर्ज हैं उनमें कई ऐसे हैं जो 2017 के पहले के हैं, और हर एक मामले का हिसाब बारी बारी से हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पश्चिमी यूपी में ये चर्चा है कि आजम खां का करियर ढलान पर जा रहा है। एक वक्त था कि रामपुर के आसपास के जिलों और यूं कहें तो पूरे यूपी में आजम के रसूख का चर्चा होता रहता था। लेकिन वक्त बदल गया है। अब आजम परिवार खामोश है। अब्दुल्ला की विधायकी गई और कितने दिन बीत गए, लेकिन आजम परिवार का कोई भी शख्स इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। हाँ, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता आज भी आजम परिवार के बचाव में खड़े हुए हैं। फरवरी को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 15 साल पुराने मामले में सजा हुई। 2 दिन बाद यानी 15 फरवरी को अब्दुल्ला की विधायकी रद्द की गई। लेकिन कई घंटे और कई दिन बीत जाने के बाद भी इस पर आजम परिवार खामोश है। न तो कोई बयान, न कोई ट्वीट,
ना कोई जवाब और ना ही कोई सवाल। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार आजम परिवार के समर्थन में झंडा बुलंद कर रही है। सवाल लगातार कई संस्थान एक तरफा कार्रवाई किए जा रहे हैं और फैसले में सिर्फ न्यायालय शामिल नहीं है। सरकार पैरोकारी करती है, सरकार किन तथ्यों को रखती है, किन तथ्यों को नहीं रखती है, किस तरीके से करती है, वो भी चीज़ें हैं। तो इसमें सरकार की मंशा, सरकार के एक्स्ट्रा प्रयास, षड्यंत्र, साजिश सबकी तरफ इशारा है। हालांकि न्यायपालिका से उन्हें काफ़ी कुछ मदद भी मिली है, इंसाफ भी मिला है, लेकिन बार बार जिस तरह से उन पर हमला होता है और न्यायपालिका पूरी तरह उन्हें बचा भी नहीं पाती, ऐसे में कहीं ना कहीं मन में एक संदेह और किसी किस्म की खटास तो आती ही है। ये बात सही है कि मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद आजम परिवार आगे की कानूनी लड़ाई पर विचार कर रहा, लेकिन सवाल ये है कि आजम परिवार इस मामले में मीडिया के सामने आने से क्यों बच रहा। अब्दुल्ला से पहले जब उनके पिता आजम खान की भी विदाई रद्द हुई थी, तब भी पूरा परिवार इसी तरह खामोश था। आजम ने लंबे इंतजार के बाद इशारों इशारों में सिस्टम पर चुभने वाले सवाल दागे और एक बार फिर आजम परिवार से उसी तरह की प्रतिक्रिया का इंतजार है। निराश हताश समाजवादी पार्टी बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक भूमि को बचाना चाहती है, लेकिन जनता ने और कानून व्यवस्था ने उनके साथ जो काम किया है वो उनके पुराने जो कार्य थे उसी का नतीजा है। जैसी करनी वैसी भरनी। कोर्ट के फैसलों पे सवाल उठाना उचित नहीं है। ये जिस मुकदमे में उनको सजा हुई है, ये 2008 में मायावती सरकार में दर्ज हुआ था और उस समय इन्होंने कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह किया था। उसमें जो चार्जशीट फाइल हुई थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोर्ट को शायद सजा देने के लिए पर्याप्त ग्राउंड मिला, इसीलिए सजा मिली। 2017 के बाद से शायद ही कोई ऐसा महीना बीता हो जब आजम परिवार के लिए बुरी खबर ना आई हो। कभी एमपी एमएलए कोर्ट से, कभी हाई कोर्ट से, तो कभी सुप्रीम कोर्ट से। आजम परिवार कानून के भंवर में ऐसा उलझा कि एक छोटी सी राहत भी बहुत बड़ी नजर आने लगी। उधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार आजम के मुद्दे के सहारे सरकार पर सवाल उठा रही। पिछली कोर्ट से फैसला होते ही सदस्यता समाप्त करने का काम विधानसभा में हो रहा है, जबकि सजा होने वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट जाने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए और उसमें एक और ऊंची कोर्ट में अपील करने का रास्ता हमेशा खुला हुआ था। लेकिन ऐसा ना करके और बार बार इस पर सवाल उठाना, निष्पक्षता पर सवाल उठाना, ये कहीं ना कहीं एडमिशन ऑफ गिल्ट की तरह लोगों को लगने लगा था कि ये गलत हैं, शायद इसीलिए शोर मचा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम देश के ऐसे पहले नेता बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 बार चुनाव जीता और दोनों ही बार उनकी विधायकी रद्द हो गई। अब कानून के मुताबिक अब्दुल्ला 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि नियम है कि सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनावी मैदान में नहीं उतरा जा सकता। इससे पहले आजम खान इसी तरह से 9 साल का सियासी वनवास झेल रहे हैं। देश में संविधान है, देश में कानून है और कानून सबके लिए बराबर है। अगर योगी आदित्यनाथ जी को जो अधिकार हैं या अखिलेश यादव जी को जो अधिकार हैं, वो भी मुझे वो अधिकार है, संविधान देता है। तो संवैधानिक दायरे से सारी चीज चलती है, कोई व्यक्ति विशेष से कोई कानून नहीं चलता। मुसीबत सिर्फ चुनाव न लड़ने भर की नहीं है। आजम खान की तरह अब्दुल्ला आजम भी अब कुछ सालों तक वोट देने के अधिकार से वंचित रहेंगे, क्योंकि विधायकी रद्द होने के बाद उनसे वोट का अधिकार भी छीना जा चुका है। हमने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ये पत्र लिखा है कि चूंकि स्वार विधानसभा की सीट अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट से निर्णय के बाद ये रिक्त कर दी गई है, हमने ये मांग की है कि आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत इनका वोट देने का अधिकार समाप्त किया जाए। हमने मोहम्मद आजम खान का जब ये सज़ा हुई थी तो उस समय भी ये पत्र लिखा था और इनका वोट देने का अधिकार समाप्त किया गया था। अब्दुल्ला की विधायकी जा चुकी है, वोटर लिस्ट से नाम काटा जा चुका है, चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग चुकी है, यानी जो सजा आजम खान को मिल रही वही सजा बारी बारी से अब्दुल्ला के भी हिस्से आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रामपुर में सियासी संकट सिर्फ आजम खां के परिवार के सामने ही नहीं खड़ी है,
बल्कि अखिलेश यादव के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 1 साल के भीतर रामपुर में 2 उपचुनाव हुए और दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी हार गई। इन चुनावों में अखिलेश यादव ने रामपुर की सारी जिम्मेदारी आजम खां को दे रखी थी, यानी प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक पूरी ताकत आजम खां ने लगाई और उनके ये जिम्मे था। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि क्या स्वार सीट पर भी होने वाले चुनाव में अखिलेश यादव जिम्मेदारी आजम खां को देंगे या रामपुर के किले को बचाने के लिए अखिलेश कोई नया दांव खेलेंगे। रामपुर में फिर एक बार सियासी मैदान सजने वाला है। माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में स्वार सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और फिर एक बार सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या अखिलेश यादव आजम खान को खुली छूट देंगे, क्योंकि अब तक रामपुर के सियासी फैसले आजम खान ही लेते दिखाई दिए। लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी की घोषणा आजम ने सपा दफ्तर से की थी। इसके बाद रामपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा भी आजम खान ने ही की। दोनों बार आजम खान ने अपने करीबी आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया और दोनों ही बार आसिम राजा को भाजपा ने आसानी से हरा दिया। स्वार सीट या रामपुर सीट दोनों आजम के परिवार की सीट है और आजम के परिवार में अभी मेंबर हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि आजम साहब इस बार किसी और को न चुनाव लड़ाकर अपने परिवार से ही किसी को चुनाव लड़ाएं। उनकी पिछली बार ही उनकी बड़ी बहू का नाम आया था कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। शायद अगर बड़े बेटे को नहीं उतारते हैं तो बहू को चुनाव लड़ा सकते हैं। ये माननीय अखिलेश यादव जी और आजम साहब के बीच की बात है। समाजवादी पार्टी उन दोनों लीडर्स के हिसाब से निर्णय आपको सुनाएगी। ये कोई मीडिया में चर्चा या घोषणा की बात नहीं है। अब सवाल ये भी है कि सपा की तरफ से अब्दुल्ला की सीट पर दावेदारी में कौन उतारा जाएगा, क्योंकि आजम और सपा के खेमे में जहां एक तरफ सन्नाटा है तो दूसरी तरफ भाजपा के नेता जश्न में डूबे हैं। भाजपा मानकर चल रही कि प्रत्याशी कोई भी होगा उसे फिर से हरा दिया जाएगा। अब ये खैर उनकी इंटरनल पार्टी का विषय है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि इसको कौन खड़ा करेगा। लेकिन मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बलबूते में कह सकता हूं कि रामपुर लोकसभा सीट अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विनम्रता के साथ मेहनत करने के कारण हासिल की है तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्वार विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। मुझे लगता है वो ज़रूर चाहेंगे कि उस सीट पर उन्हीं की पसंद का प्रत्याशी उतरे और अगर वो प्रत्याशी जीतता है तो उन्हें ये कहने का मौका मिले कि उनके खिलाफ जो कुछ भी हुआ वो राजनीतिक षड्यंत्र था और उनके प्रभाव में और उनके लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। देखना तो ये होगा कि इतना सब हो जाने के बाद भी पार्टी के अंदर और ख़ास तौर पर अखिलेश यादव की निगाह में क्या आजम खान का वही महत्व अभी भी बना हुआ है। सपा की मुश्किल सिर्फ भाजपा का खेमा ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि आजम की सियासी दीवार को गिराने में सभी विरोधी एकजुट है। पिछली बार स्वार सीट से अब्दुल्ला के खिलाफ हमजा मियां ने अपना दल एस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हमजा मियां भाजपा गठबंधन के इकलौते मुस्लिम प्रत्याशी थे जो अब्दुल्ला से हार गए। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या आजम खान को अखिलेश यादव तीसरी बार भी मौका देंगे या अपना कोई नया सिपाही उतारेंगे। मुस्लिम वोटों के सहारे ही अगला विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ने का मन बनाए हुए है और कांग्रेस से गठबंधन भी करने को उसने इनकार किया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आजम खान परिवार को तो साथ उन्हें रखना ही पड़ेगा। नवाब काजिम अली खान का परिवार हर उस मौके पर भाजपा के साथ खड़ा दिखा जब आजम के खिलाफ बात हुई। रामपुर उपचुनाव के वक्त भी नवाब परिवार ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दे दिया था और फिर से रामपुर की स्वार सीट पर ऐसे ही समीकरण नजर आ रहे। हालांकि पिछले चुनाव में जीत के आंकड़े सपा के हौसले जरूर बढ़ाते हैं। स्वार सीट पर 3,07,000 वोट है। 2022 के चुनाव में अब्दुल्ला को बड़ी जीत मिली थी। अब्दुल्ला को 1,26,000 से ज्यादा वोट मिले जो कुल वोट का करीब 60% था। दूसरे नंबर पर हमजा मियां थे जिन्हें 65,000 वोट मिल पाए जो 30% थी। यानी अब्दुल्ला की जीत 60,000 से ज्यादा वोटों से हुई। जीतने को तो लोकसभा सीट भी सपा ने जीती थी। रामपुर सदर सीट पर भी आजम खान का कब्जा था, लेकिन उपचुनाव में हर किला ढह गया।
और अगर अखिलेश ने स्वार सीट को भी ढीला छोड़ा तो सदन में सपा के विधायकों की संख्या में जो घाटा हुआ है वो वैसे ही बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सियासत में रामपुर की पहचान एक वक्त आजम खां के नाम से होती थी, लेकिन धीरे धीरे भाजपा मजबूत होती गई और रामपुर के समीकरण भी बदल गए। पिछले साल तक अभी समाजवादी पार्टी के पास रामपुर की लोकसभा सीट थी और जब विधानसभा के चुनाव हुए तो 3-2 से सपा भाजपा से आगे थी। लेकिन अब न लोकसभा की सीट सपा के पास है और न विधानसभा में सपा भाजपा से आगे है। यहां एक बात समझने की जरूरत है कि रामपुर का संदेश पूरे पश्चिमी यूपी में अहम माना जाता है। क्या पश्चिमी यूपी का मुसलमान आज भी आजम खान को अपना सबसे बड़ा नेता मानता है? क्या रामपुर का संदेश मुरादाबाद से मुजफ्फरनगर तक सियासी नतीजे प्रभावित करता है? आजम खान भले ही सियासी ढलान झेल रहे हो, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी हैसियत को आज भी पार्टी में कम नहीं होने दिया है, क्योंकि हाल ही में जब सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की थी तो आजम खान का नाम राष्ट्रीय महासचिवों में सबसे ऊपर था। ऐसा इस वजह से क्योंकि अखिलेश जानते और समझते हैं कि आजम का नाम आज भी पश्चिमी यूपी में वोट दिलाने में बहुत हद तक सक्षम है। जब मुझे तो लगता है कि ये सवाल ही आपको नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल पूछना ही पक्षपात है। जब आप देख रहे हैं कि मतदान नहीं होने दिया जा रहा है, पूरी पुलिस, पैरामिलिट्री, पूरे मजिस्ट्रेट लग के लोगों को पीट पीट के ज़बरदस्ती घर में बंद किए हैं और 6%, 5% मतदान होने दिया जा रहा है, और वहीं दूसरे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुली छूट देके 90% मतदान कराया जा रहा है। ये बात सच है कि अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द होने की खबर ने समाजवादी खेमे में मायूसी का माहौल बना दिया, लेकिन भाजपा को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी मुराद पूरी हो गई। अब दावा है कि जिस स्वार टांडा सीट पर कल तक सपा का परचम लहराता था, उस पर उपचुनाव के बाद भाजपा का झंडा दिखेगा, क्योंकि भाजपा नेताओं के मुताबिक पश्चिमी यूपी के मुसलमान भी अब उनके साथ हैं। देखिए, मुसलमानों ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। लोकसभा के उपचुनाव और विधानसभा के उपचुनाव में जो रामपुर में हुआ, उसके पहले हमने एक पासमानदा रैली भी की, अल्पसंख्यक समाज की लाभार्थी सम्मेलन भी किए, जहां हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुटे और एक स्वर में सबने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों पे, हमारे नरेंद्र मोदी जी के विकास की इस यात्रा में शामिल होकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को नकारा है और भारतीय जनता पार्टी को गले से लगाकर अपने कौम की तरक्की के रास्ते को चुना है। रामपुर ही नहीं, पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर भाजपा अपना परचम लहरा चुकी है। अगर सिर्फ रामपुर की बात करें तो लोकसभा सीट पर भी भाजपा का कब्जा है, जबकि रामपुर जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। रामपुर सदर, स्वार टांडा और चमरौआ सीट पर 2022 में सपा की जीत हुई थी, जबकि मिलक और बिलासपुर सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। बाद में हुए उपचुनाव में भाजपा ने सपा से रामपुर सीट छीन ली, यानी अब तक भाजपा का रामपुर जिले की 5 में से 3 सीटों पर कब्जा हो चुका है। यानी विधानसभा चुनाव के वक्त जो सपा रामपुर में 3-2 की बढ़त बनाए हुए थी, वो अब घटकर 1-3 पर आ गई है। और अगर स्वार में भी भाजपा जीत गई तो रामपुर में भाजपा 1-4 से जबरदस्त बढ़त बना लेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका संदेश पूरे पश्चिमी यूपी तक जाएगा। निसंदेह जब आप परिणाम उठा करके देखेंगे किन्हीं भी चुनाव का, तो पश्चिम का मुसलमान, पश्चिम की मुस्लिम महिलाएं आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उनके बीच में भी प्रासंगिक है और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज के लोगों का भी समर्थन धीरे धीरे हासिल हो रहा है। रामपुर में एक तरफ जहां आजम परिवार के सामने सियासी संकट है, तो अखिलेश के सामने भी रामपुर से पश्चिमी यूपी को बड़ा संदेश देने की चुनौती है, क्योंकि रामपुर के मुसलमानों का मूड कुछ हद तक ये साफ करता है कि पश्चिमी यूपी का सियासी माहौल क्या है। और अगर इस बार भी अखिलेश इस उपचुनाव को जीतने से चूक गए तो 24 के चुनाव से पहले पार्टी की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रामपुर के सियासी हालात
केवल 1 लोकसभा सीट या 5 विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां का संदेश पूरे पश्चिमी यूपी के लाखों वोटर्स तक जाता है। इसलिए अखिलेश यादव को वक्त रहते ये तय कर लेना होगा कि अपने किले और वहां के लोगों और पार्टी को बचाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द कोई नया दांव चलना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।